हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आगे की नदियाँ देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की मैप में हम सारी नदियाँ पहले मेंशन कर देते हैं। बैनगंगा, ये बैनगंगा हो गया। यहाँ पे आ जाएगी वर्धा नदी, वर्धा नदी, ताप्ती नदी। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की जो मुख्य नदियाँ हैं बस वही पढ़ेंगे। बाकी और भी सहायक नदियाँ हैं जिसके बारे में पूछा नहीं जाता। यहाँ पे आ जाएगी माही नदी, नर्मदा हमने पढ़ चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पे मैंने सारी नदियाँ मैप में फिल कर दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इससे पहले हमने नर्मदा के बारे में पढ़े थे, और नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का जो उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम यहाँ पे आ जाएगा इंदौर जिला। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। तो इसका उद्गम चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू तहसील से जानापाव की पहाड़ी से हुआ है। जानापाव की पहाड़ी से हुआ है। जानापाव की पहाड़ी है, इसकी जो ऊंचाई है यह है 854 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। चंबल नदी जो है इसकी जो लंबाई है, चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी की सहायक नदियों में आ जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही, काली सिंध, पार्वती, छिपरा और कूनो नदी। ये आ जाएगी चंबल नदी की सहायक नदी। सहायक नदी में आ जाएगी काली सिंध, पार्वती और छिपरा और कूनो नदी। यह इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी जो है यहाँ पे 3 परियोजना बनाया गया है। 3 परियोजना, उसके हम बात करते हैं चंबल नदी की परियोजना के बारे में। चंबल नदी जो है यहाँ पे आ जाएगा मंदसौर में गांधी सागर परियोजना, और कोटा में आ जाएगा मंदसौर में, मंदसौर जिला। यहाँ पे आ जाएगा गांधी परियोजना। जवाहर सागर परियोजना ये आ जाएगा कोटा जिले में, कोटा जिले में। इसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना। ये 3 परियोजना यहाँ पर, ये आ जाएगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में। तो चंबल नदी में ये 3 परियोजना, गांधी सागर परियोजना मंदसौर में, जवाहर सागर परियोजना कोटा में और राणा सागर परियोजना ये आ जाएगा चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में। तो ये 3 परियोजना यहाँ पर बनी। मध्य प्रदेश में जो चंबल परियोजना है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में से एक है। तो ये हो गई संयुक्त परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं भिंड और मुरैना, ये 2 जिले हैं
जो नदियों के अपरदन से खाड़ियाँ बना लेते हैं तो उसे हम बीहड़ के नाम से कहते हैं, बीहड़ कहा जाता है उसे। तो ये हो गई चंबल नदी की कुछ विशेषताएं। इस प्रकार हमने देखा चंबल नदी के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चंबल नदी का उद्गम जो है वह इंदौर जिले के महू तहसील की जानापाव की पहाड़ी से हुआ है और जानापाव की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह है 854 किलोमीटर। 854 किलोमीटर यहाँ की ऊंचाई है। इसकी लंबाई, इसकी कुल जो लंबाई है चंबल नदी की वह है 965 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी देखा जाए काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा और कूलो, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं परियोजना के बारे में। परियोजना यहाँ पे आ जाएगा मंदसौर जिले में गांधी सागर परियोजना, ज्वार सागर परियोजना आ जाएगा कोटा जिले में, राणा सागर परियोजना आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में। और ये 3 परियोजना हो गई। और जो संयुक्त परियोजना यह मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र, चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हम। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में यह बहती है 112 किलोमीटर, एमपी में बहती है 330 और राजस्थान में बहती है 220 किलोमीटर। यह है इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। अपवाह क्षेत्र, अपवाह जो तंत्र है इसका, जो चंबल नदी का कुल अपवाह तंत्र है 59,940 वर्ग किलोमीटर, ये इसका अपवाह तंत्र कहा जाएगा। अपवाह तंत्र, तो चंबल नदी का जो अपवाह तंत्र है वो है 59,940 वर्ग किलोमीटर। अपवाह तंत्र वे कहलाता है नदियों के जो जलमार्ग का जाल, जैसे कि एक बड़ी नदी होती है और उसकी कई सहायक नदियाँ होती है और वो एक जगह मिलकर एक एकत्रित तंत्र बनाती है, जिसको एक सतह जो 2 नदी मिलकर एक सतह प्रदान करती है और उसी के माध्यम से नदी के बहाव द्वारा एक दिशा प्रदान किया जाता है, तो वो कहलाता है अपवाह तंत्र। तो ये हो गया अपवाह तंत्र, ये हो गया 59,940 वर्ग किलोमीटर। और ये राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 220 किलोमीटर, एमपी में 330 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर बहती है। तो ये हो गया इसका अपवाह क्षेत्र। तो चंबल नदी हमने पढ़ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, क्रम से देखते हैं बैनगंगा नदी के बारे में। बैनगंगा, बैनगंगा नदी बैनगंगा नदी के बारे में ये आ गई। बैनगंगा नदी ये जो यहाँ पे बैनगंगा नदी सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले श्रेणियाँ पढ़ा चुकी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के सिवनी जिले के परसवाड़ा से बैनगंगा नदी का उद्गम हुआ है और यह दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका जो इसका उद्गम हुआ है सिवनी जिले के परसवाड़ा से इसका उद्गम हुआ है और इसका जो अंत है वह हुआ है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में इसका अंत हुआ है। जैसे कि हम अपवाह तंत्र के बारे में जिक्र करते हैं तो अपवाह तंत्र पूरे 5 अपवाह तंत्र है। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी, जो सबसे बड़ी है। उसके बाद आ जाएगी नर्मदा नदी, उसके बाद ताप्ती नदी,
उसके बाद गोदावरी और महानदी। ये 5 अपवाह तंत्र है, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं गोदावरी नदी यहाँ पे इसका बैनगंगा का अंत हुआ है। बैनगंगा नदी है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जिलों को अपने पानी से लाभान्वित करती है। बैनगंगा नदी में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ में स्थित है। भीमगढ़ सिवनी में ही आ जाता है, वह भीमगढ़ में मिट्टी का बांध स्थित है। बैनगंगा नदी और तवा के संगम पर, बैनगंगा नदी और तवा के संगम होने पर उसे प्राणहिता के नाम बैनगंगा नदी और वर्धा नदी, इन दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। तो ये हो गई बैनगंगा की विशेषताएं। तो एशिया का सबसे बड़ा बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ में, भीमगढ़ है ये सिवनी में आता है, भीमगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे जो वर्धा नदी आती है, वर्धा नदी प्लस बैनगंगा, वर्धा नदी और बैनगंगा के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं, प्राणहिता के नाम से जानते हैं। तो ये होगी बैनगंगा नदी के बारे में, बैनगंगा के नदी के बारे में विस्तार से। तो बैनगंगा नदी का जो उद्गम है वह सतपुड़ा मैकल श्रेणी के सिवनी जिले के परसवाड़ा से इसका उद्गम हुआ है और यह दक्षिण में महाराष्ट्र की गोदावरी नदी में इसका समापन हो जाता है। बैनगंगा नदी में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है वहाँ पे। और वर्धा नदी उसी के जो साइड में है, वर्धा नदी और बैनगंगा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया बैनगंगा नदी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी का जो पौराणिक नाम है वो है शूरपुत्री। इसे शूरपुत्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थान है ये ताप्ती नदी हो गई। ताप्ती नदी यहाँ पे मैंने पहले पर्वत श्रेणियों में पढ़ाया था राजपिपला की श्रेणी जो पश्चिम में स्थित थी। तो राजपिपला की पहाड़ी में ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है और यह नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसी 2 नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जो पूर्व से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, वो है नर्मदा और ताप्ती। ये 2 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे हो गया पश्चिम नदी से ये हो गया। और इसकी जो कुल लंबाई है वह 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। यह जो ताप्ती नदी है यह 3 जिलों में इसका पानी बहता है। वह है महाराष्ट्र, सबसे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 3 जिलों में इसका पानी से लोग लाभान्वित होते हैं। और ताप्ती नदी जो है यहाँ पे ये जो गुजरात है, गुजरात में इसमें 2 परियोजना बनाई गई है। एक है काकरापारा व उकाई।
उकाई परियोजना, यह गुजरात में है, यह गुजरात जिले में बनाई गई है। तो हम ताप्ती नदी को फिर से समझते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम राजपीपला श्रेणी के बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है और यह नदी नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम में खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। यह दो नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो खंबाती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नर्मदा नदी में बह जाती है, मतलब खंबाती खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती नदी जो है इसकी जो कुल लंबाई है यह है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में ये नदी मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र और गुजरात 3 जिलों को अपने पानी से लाभान्वित करती है। गुजरात जिला जो है यहाँ पे 2 परियोजना बनाई गई है, एक काकरापारा परियोजना और एक उकाई परियोजना, यह गुजरात जिले में देखने को मिलेगा। तो ये हो गई ताप्ती नदी की विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं वर्धा नदी। वर्धा नदी, तो वर्धा नदी जो है ये वाली सेकेंड नदी, वर्धा नदी का भी उद्गम बैतूल के मुल्ताई से हुआ है और इसका जो अंत है ये बैनगंगा नदी में इसका अंत हुआ है। ये दोनों वर्धा नदी और बैनगंगा नदी के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। यह एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो वर्धा नदी का उद्गम है, यह भी बैतूल की मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है और इसका अंत बैनगंगा नदी में मिलकर, और वर्धा नदी और बैनगंगा नदी दोनों के संगम को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। ये है वर्धा नदी की कुछ विशेषताएं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी उज्जैन में है। आइए देखते हैं हम क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी का उद्गम क्षेत्र, क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले के काकराबर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इंदौर जिले के काकराबर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इसका जो अंत है यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसका जो अंत है चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी का जो आसपास का तट है वह हो गया उज्जैन और देवास, ये इसके तटीय क्षेत्र आ जाएंगे। क्षिप्रा नदी जो है यह उज्जैन के तट के पास मतलब उज्जैन नगरी के तट के पास क्षिप्रा नदी है। और उज्जैन ऐसी महानगरी है जहाँ पे मध्य प्रदेश का एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे हर 12 वर्ष में मेला लगता है और उज्जैन में ही समुद्र मंथन के बाद 12 रत्नों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ की क्षिप्रा में उज्जैन में एक मंगलनाथ एक जगह है, वह पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। तो फिर से देखते हैं हम क्षिप्रा के बारे में। इसका जो उद्गम स्थान है वह इंदौर जिले की काकराबर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और यह चंबल में जाकर इसका समापन हो जाता है। क्षिप्रा नदी जो है यहाँ पे यह उज्जैन तट के किनारे स्थित है और उज्जैन में
उज्जैन में मंगलनाथ करके एक जगह है, वहाँ पे पृथ्वी का केंद्र माना गया है। यहाँ पे एक मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंग भी है, एक है महाकालेश्वर में, दूसरा है खंडवा में। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक खंडवा और एक उज्जैन में। तो यहाँ पे हर 12 वर्ष में मेला लगता है। तो ये हो गई क्षिप्रा नदी की विशेषताएं। क्षिप्रा नदी की विशेषताएं, क्षिप्रा। इसके बाद हम पढ़ते हैं काली सिंध के बारे में, काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी, काली सिंध, ठीक है। काली सिंध के बारे में पढ़ रहे थे हम। काली सिंध का जो उद्गम स्थान है, काली सिंध का उद्गम स्थान विदिशा। काली सिंध नदी के बारे में, काली सिंध देवास की बागली, देवास जिले के बागली से इसका उद्गम हुआ है और यह चंबल में जाके इसका अंत हो जाता है। चंबल नदी में जाके यह मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ये है काली सिंध, इसमें कुछ खास विशेषताएं नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं पार्वती नदी के बारे में। ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, इसमें कुछ खास विशेषताएं नहीं है। पार्वती नदी का उद्गम जो है यह सीहोर जिले से इसका उद्गम हुआ है और यह भी, इसका अंत भी चंबल नदी में जाकर हो जाता है। चंबल नदी के मिलने पर इसका अंत हो जाता है। पार्वती नदी जो है यहाँ पे 3 जिले को लाभान्वित करती है। आस्था, सीहोर और राजगढ़, ये 3 जिलों को लाभान्वित करती है। इसके बाद हम देखते हैं सिंध नदी के बारे में, पार्वती नदी के बारे में। यह, इसका जो उद्गम है वह सीहोर जिले से हुआ है। इसका अंत चंबल नदी के मिलने पर इसका अंत हो जाता है और यहाँ पे 3 जिले, आस्था, राजगढ़ और सीहोर, ये 3 जिलों में लाभान्वित, इसके पानी से लाभान्वित होता है ये 3 जिले। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंध नदी, सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का उद्गम, सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। सिंध नदी का उद्गम गुना से, सिंध नदी का उद्गम गुना जिले से हुआ है और यह भी चंबल में मिलकर इसका अंत हो जाता है। चंबल नदी में मिलकर, चंबल नदी में मिलने पर अंत हो जाता है। यह वो सहायक नदियां हैं और यह गुना और अशोकनगर, गुना और अशोकनगर 2 जिलों को यह अपने जल से लाभान्वित करती है। सिंध नदी गुना जिले में इसका उद्गम स्थल है और यह चंबल नदी में इसका समापन हो जाता है। और गुना और अशोकनगर, ये 2 नदियों को, गुना और अशोकनगर 2 जिलों को अपने पानी से लाभान्वित करती है। इसके बाद हम देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी के बारे में, बेतवा नदी जो है, इसका जो पौराणिक नाम है बेत्रवती और चर्मवती, ये 2 इसके पौराणिक नाम हैं। एक है बेत्रवती और चर्मावती। ये 2 पौराणिक कथाओं में ये 2 नाम से इसे जाना जाता है। बेतवा जो है, इसका उद्गम स्थान है रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका उद्गम है। यह नदी भी
यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका अंत उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जो आता है, जिला है उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ से होकर यह यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी का एक उपतंत्र नदी है, गंगा तंत्र का एक उपतंत्र है। तो यमुना नदी इसमें मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है, इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेतवा नदी में कुल परियोजनाएं भी देखा गया है। हाँ, बेतवा नदी में केन बेतवा लिंक परियोजना राज्य का पहला लिंक परियोजना में से एक है। केन बेतवा लिंक परियोजना राज्य का पहला केन बेतवा लिंक परियोजना यह एक नदी जोड़ो परियोजना है जिसमें दो नदियों को मिलाकर परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, ये राज्य की पहली परियोजना है। बेतवा नदी के बारे में फिर से, इसका जो उद्गम है यह है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। इसका जो अंत है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जो हमीरपुर है वहाँ से होकर यह यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। यह राज्य, यहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना यह राज्य की सबसे, मतलब राज्य का पहला नदी जोड़ो परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये हो गई बेतवा नदी के बारे में। इसमें हमने हाँ, बेतवा नदी के कुछ फैक्ट्स हैं। माता टीला बांध, यहाँ पे कुछ बांध बनाए गए हैं। माता टीला बांध, इसे रानी अवंती बाई के नाम से भी जाना जाता है। रानी अवंती बांध के नाम से जाना जाता है इसे। और एक है बेतवा नदी की कुछ बांध के बारे में हम पढ़ लेते हैं। माता टीला बांध जिसे रानी अवंती बांध के नाम से जाना जाता है। भांडेर नहर जो दतिया, ग्वालियर और भिंड में 3 जिलों में आते हैं। हलाली बांध जो है ये रायसेन और विदिशा जिले में है। रायसेन और विदिशा जिले में, विदिशा जिले में स्थित बने बांध है। यहाँ पे जो सागर जिले के पास जो बीना है वहाँ पे भालकुंड जलप्रपात है। बीना में भालकुंड जलप्रपात जो 38 मीटर ऊंचा है। भालकुंड जलप्रपात जो 38 मीटर ऊंचा है और यह बीना में, सागर के बीना में स्थित है। सागर जिले के बीना में स्थित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बांध के बारे में। माता टीला बांध, भांडेर नहर जो दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों में है। हलाली बांध रायसेन और विदिशा जिले के बीच में हलाली बांध बना हुआ है। भालकुंड जलप्रपात जो 38 मीटर ऊंचा है, यह सागर के पास जो बीना है वहाँ पर स्थित है। तो ये होगी बेतवा नदी की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं धशान नदी के बारे में। धशान नदी जो है यह बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी की सहायक नदियों में से एक है। बेतवा नदी की सहायक नदी के बारे में हमने पूछा नहीं था, वो मैं मौखिक बता दे रही हूँ। बेतवा की सहायक नदी है धशान और जामिनी। धशान, सिंध और जामिनी, ये 3 नदियाँ बेतवा की सहायक नदियाँ हैं।
बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में से एक है, इसलिए इसकी भी 3 सहायक नदियाँ, धसान और सिंध और जामिनी, ये 3 इसकी सहायक नदियाँ। इसके बाद पढ़ेंगे हम धसान नदी के बारे में। धसान नदी का उद्गम भी रायसेन जिले से हुआ है, रायसेन जिले से, और यह भी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसका अंत यमुना नदी में मिलने से। ये भी मैंने बताया कि सहायक नदी है, इसके भी कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी, इसका उद्गम। केन नदी का उद्गम है। इससे पहले हमने पर्वत श्रेणियाँ पढ़ी थी और यहाँ पे हमने देखे थे कैमूर पर्वत भांडेर और कैमूर पर्वत स्थित था। तो जो केन नदी है यह आता है कैमूर पर्वत में, कैमूर पहाड़ी के सतना जिले से होकर कैमूर पर्वत के सतना जिले से, सतना जिले में इसका उद्गम है और यह बांधा जिले से होकर यमुना में मिल जाती है। इधर की जो बेतवा, धसान, केन, सोनार, ये जो नदियां हैं, ये सारी नदियां जमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया उद्गम स्थान। यह कैमूर पर्वत के सतना श्रेणी में इसका उद्गम हुआ है, सतना जिले में, और बांधा जिले से होकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये इसका अंत है। केन परियोजना, ठीक है। केन के बारे में हम केन बेतवा परियोजना, इसमें कोई परियोजना नहीं बनाई गई है। इसके बाद हम देखते हैं टोंस के बारे में। इसके बाद हम टोंस नदी देख रहे थे। टोंस नदी भी कुछ ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, यह भी सहायक नदियों में से एक है। तो टोंस नदी के बारे में, तो टोंस नदी का उद्गम यह भी कैमूर श्रेणी की पहाड़ी से हुआ है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी में सतना जिले से होकर सतना जिले के मैहर कैमूर पर्वत से इसका उद्गम हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में सिरसा जिले से होकर यमुना में मिल जाती है। सिरसा जिले से होकर यमुना में जाकर मिल जाती है। ये हो गया इसका अंत। टोंस नदी जो है यह कैमूर पर्वत श्रेणी में जो सतना जिला के मैहर से इसका उद्गम हुआ है और इसका अंत है उत्तर प्रदेश के सिरसा जिले में। यह सिरसा जिले से होकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया टोंस नदी। टोंस नदी के बाद हम पढ़ते हैं सोन के बारे में। हाँ, ये टोंस नदी जो है इसका पौराणिक नाम है तमसा के नाम से इसे जाना जाता है। अब पढ़ेंगे हम सोन नदी के बारे में। सोन नदी का पौराणिक नाम है सोनभद्र और स्वर्ण नदी। इसे 2 नाम से जाना जाता है, सोनभद्र और स्वर्ण नदी के नाम से। इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं हम। इसका उद्गम स्थान भी नर्मदा जो मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और यह नदी जो है यह गंगा तंत्र में जाकर मिल जाती है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है
और यह भी जाकर गंगा नदी में, यह बिहार के पटना से होकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में इसका अंत हो जाता है। तो ये हो गया इसका अंत सोन नदी की। इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। यह भी मध्य प्रदेश की बड़ी नदियों में से एक नदी है, जो नर्मदा, चंबल और सोन, ये 3 बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, जिसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं परियोजना के बारे में। शहडोल जिला है, बाणसागर बांध, यहाँ पे एक परियोजना बनाई गई है, बाणसागर बांध परियोजना। इसके बाद शहडोल में देवलोध परियोजना, यह आ जाएगा शहडोल जिले में। तो हम सोन नदी की बात कर रहे थे। सोन नदी का जो पौराणिक नाम है सोनभद्र, और एक है स्वर्ण नदी। दो नदी के पौराणिक कथाओं में इन 2 नाम से जाना जाता है। उद्गम है इसके अमरकंटक, सतपुर, ये भी मैकल श्रेणी आ जाएगा। यहाँ पे मैकल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार के पटने में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा अपोह तंत्र में जाकर मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। और इसमें 2 परियोजनाएं, बाणसागर परियोजना और एक हो गया देवलोध परियोजना, जो शहडोल में है। तो इस प्रकार हमने सारी नदियाँ, मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ पढ़ चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।